Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher, and today we are going to start our new chapter, that is skin the jack of all trades. अब इसको ये jack of all trades का क्यों टाइटल मिल गया है स्किन को? पहली बात तो jack of all trades का मतलब क्या होता है? कोई सुना है कभी ये? ऑफ नहीं सुना है कोई? अरे ये तो बड़ा फेमस एडियम है. इसका मतलब होता है ऑलराउंडर. सुने हो ना, ऑलराउंडर, हर चीज़ में माहिर. स्पोर्ट्स भी खेलता है बच्चा, पढ़ाई में भी अच्छा है, डांस भी कर लेता है, मस्ती भी बहुत अच्छा करता है, गाना भी गा लेता है, ऑलराउंडर. तो ऐसे ही स्किन भी है. ये बॉडी के लिए बहुत सारे काम कर लेता है. ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है, बॉडी को शेप दे देता है, ठीक है. लॉस ऑफ वाटर करता है, लॉस ऑफ वाटर बचाता है, ठीक है. सेबेशियस ग्लैंड का काम होता है, बचाता है, और थर्मो रेगुलेशन करता है ये. तो बहुत सारी चीज़ें आपके बॉडी एक्सक्रीशन करता है, सिक्रीशन करता है. तो इसीलिए इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मिला है, ठीक है. अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का रीजनिंग में, वाई स्किन कॉल्ड द जैक ऑफ ऑल ट्रेड, बिकॉज इट परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस. हाँ, प्रोटेक्शन तो लिखना, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, बहुत कुछ है, ठीक है. आज का लेक्चर कौन सा होगा? 29, लेक्चर नंबर 29, ठीक है. चैप्टर का नाम समझ में आया. चलो अब आगे बढ़ते हैं. देखो, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है. दिस इज एन ऑर्गन. क्यों ऑर्गन? क्योंकि देखो, तुम लोग को पता है सेल्स जुड़ के क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं. टिश्यू जुड़ के क्या बनाते हैं? ऑर्गन. तो देखो, ये जो स्किन है, सेल्स है इसमें, और सेल्स जुड़ जुड़ के टिश्यू बनाई है, और टिश्यू जुड़ के हमारी पूरी स्किन बना दी है. तो यहाँ पे लाके इसीलिए इसको ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है. और क्योंकि आपके बॉडी में हर जगह, तो इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, है ना. अब फंक्शंस ऑफ द स्किन. सबसे पहला फंक्शन प्रोटेक्शन, है ना. इस चैप्टर को तो पढ़ते पढ़ते ही तुम लोग को याद हो जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है ना. प्रोटेक्शन कैसे? जर्म्स को नहीं आने देगा, डस्ट को नहीं आने देगा. क्योंकि देखो, अगर स्किन नहीं होती है तो आपका ब्लड डायरेक्टली एक्सपोज रहेगा, है ना. तो ये आपके ब्लड वेसल्स तो बड़े ही फ्रेजाइल होंगे, हल्का सा भी कट लग जाए ब्लड बाहर भी नहीं आएगा, और ब्लड में भी इम्प्योरिटीज नहीं जाएंगी, है ना. तो सबसे पहला क्या? प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन में कहानी लिख लोगे, कीवर्ड याद होना चाहिए, प्रोटेक्शन. दूसरा सेंसेशन. सेंसेशन मतलब, हाँ आपको, हाँ हीट, है ना. हाँ, वो वहां तक नहीं जाना है, फीलिंग वगैरह. फिर टेम्परेचर रेगुलेशन. अब ये टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करता है? इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे करता है? आपके बॉडी को ये, देखिए, गर्म तो नहीं, ठंडा करने में मदद करता है. आपने इवेपोरेशन अपने बॉडी में करवाया, कैसे? स्वेटिंग की. और स्वेट जो होता है, पानी, वो सारी हीट आपकी बॉडी की लेके इवेपोरेट कर जाता है, तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है. इसलिए आपको गर्मियों में बहुत स्वेटिंग होती है, लेकिन ठंडियों में इवेपोरेशन बंद कर देता है. तो आपकी ये ठंडी आपने लूज नहीं की, तो बॉडी गर्म ही रह गई. तो स्किन गर्म करने में तो नहीं, लेकिन ठंडा करने में मदद करेगा. लेकिन अगर ठंडा नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी गर्म रहेगी. आपको अगर मैं स्वेटिंग आपके बॉडी की रोक दूं, तो आपकी बॉडी खुद ही बहुत गर्म हो जाएगी. हाँ, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली रहता है, जो आपके मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस, है ना. और फ़ारेनहाइट में 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट. चीटी का नहीं पता, नहीं पता, इन सब का नहीं पता, छुए नहीं है ना कभी. चीटी को तो छुए पर फीलिंग नहीं आई. चलो, दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड. टेम्परेचर रेगुलेशन समझ में आया ना, बाय स्वेटिंग. इसका कीवर्ड होगा स्वेटिंग. फिर फोर्थ, स्टोरेज ऑफ फूड.
स्टोरेज ऑफ फूड कैसे करेगा? क्या स्किन भी स्टोरेज ऑफ फूड करेगी? हाँ, वेरी गुड। जो आपका फैट्स होता है ना, आप जो फैट्स कंज्यूम करते हो, हम लोग उसमें न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़े थे फैट्स क्या होते हैं? कार्ब से ज़्यादा एनर्जी अपने में रखते हैं। अगर वो आपने एनर्जी नहीं कंज्यूम की तो वो जाके आपके स्किन के जस्ट नीचे एक टिश्यू होती है, दैट इज़ द एडिपोज टिश्यू, वहाँ पे जाके जमा हो जाएगी। तो जो लोग मोटे होते हैं उनकी एडिपोज टिश्यू में जाके ये फैट जमा हो जाता है, ठीक है? नहीं, तुम पीछे क्यों देखे अर्पित को? तुम्हें कैसे पता? तुम तो आगे देख रहे हो, तुम्हें कैसे पता वो पॉइंट आउट कर रहा कि नहीं? चलो, फिफ्थ, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कैसे? जब आप स्वेटिंग करते हो, देखो स्वेटिंग आपकी एक्सक्रीशन नहीं है, स्वेटिंग आपकी सिक्रीशन है। देखो एक्सक्रीशन सिक्रीशन में डिफरेंस जानते हो? तो जान लो, एक्सक्रीशन सिक्रीशन। तेजस तुम जानते हो? देखो, हाँ बताओ। नहीं, बुक में नहीं है ये। देखो, एक्सक्रीशन होता है जब आप वेस्ट मटेरियल रेड ऑफ करते हो, और आपके बॉडी में सबसे बड़ा वेस्ट मटेरियल कौन है? आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, दैट इज द यूरिया, है ना? तो जब आप यूरिया रेड ऑफ करते हो तो आपका वो एक्सक्रीशन है ना? आप सुबह सुबह हल्के होते हो, वो भी एक्सक्रीशन नहीं है, वो डिफिकेशन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग किए हैं? नहीं किए, 10th में मिलेगा। वो भी आपका एक्सक्रीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। वो आपका फूड से सारा मिनरल प्रोटीन सब खींचा हुआ, बस आपका फूड से सारा मिनरल्स विटामिन हटा लो, वो पार्ट है। और सिक्रीशन क्या होता है? जब आप अपने बॉडी के कुछ बेनिफिट के लिए कुछ रिलीज करते हो, ठीक है, रिलीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बॉडी। जैसे हम लोग के बॉडी में एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब जब रिलीज होते हैं तो हम लोग ये नहीं बोलते अरे बॉडी ने एंजाइम एक्सक्रीट कर दिया, है ना? बोलते एंजाइम सिक्रीट हुए हैं, है ना? हार्मोन्स सिक्रीट हुए हैं। सिक्रीट आपकी बॉडी जब कुछ रिलीज करता है आपके बॉडी के बेनिफिट के लिए। तो इसीलिए स्वेटिंग अंदर भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है। तो बाहर क्या बाहर किस काम के लिए स्वेटिंग करेगा? हाँ, वो सिक्रीशन है। तो स्वेटिंग इज सिक्रीशन नॉट एक्सक्रीशन। लेकिन जब स्वेट के साथ अगर आपने सिर्फ, देखो एक और पॉइंट जोड़ सकते हो, सिक्रीशन भी है ये। सिक्रीशन कैसे जुड़ा है? टेम्परेचर रेगुलेशन से। ये स्वेटिंग देखो मैंने लिखा ना, अब जब से स्वेटिंग कर रहा है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ठीक है, थर्मो रेगुलेशन के लिए, तब वो सिक्रीशन है। लेकिन अगर स्वेटिंग में स्वेट प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया है, मतलब यूरिया, थोड़ा सा भी वो यूरिया लेके बाहर चला गया, तो वो एक्सक्रीशन में आ जाएगा, ठीक है? ये पॉइंट क्लियर रखना, बहुत बार आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इज स्वेटिंग सिक्रीशन और एक्सक्रीशन ना? सिर्फ स्वेटिंग लिखा है तो स्वेटिंग क्या है? सिक्रीशन क्या है? सिक्रीशन तुम्हारे हिसाब से एक्सक्रीशन नहीं बेटा, सिक्रीशन। अगर बोले स्वेटिंग प्लस यूरिया तब वो एक्सक्रीशन है, ठीक है? नहीं, हम तो बस सुन रहे थे, तो तुम फंस जाते हो। देखो उसमें कितना बताया हुआ है, एक्सक्रीशन थ्रू स्वेटिंग ऑफ वाटर टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट यूरिया, है ना? देखो लास्ट में ब्रैकेट बना के बताया भी है, सिंस स्वेटिंग फ्रॉम द स्किन अकर्स। देखो देखो, हंसो मत, हम लोग हंसने लगे। देखो क्या लिखा है, सिंस स्वेटिंग फ्रॉम द स्किन अकर्स मेनली फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन वी कैन नॉट रियली कंसीडर द स्किन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है ना? स्किन को बहुत बार हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन मानते भी हैं, नहीं भी मानते। डिफरेंस पता चल गया? अगर स्वेट के साथ यूरिया भी उसने रिलीज किया है तब वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अगर नहीं किया है, नहीं ज़रूरी नहीं है, नहीं। अगर आपकी स्वेटिंग सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, जैसे अभी जो मैं स्वेट कर रहा हूँ, अभी बहुत गर्मी हो गई, तो इतना तो आपके बॉडी में यूरिया ही नहीं है। अगर इतना यूरिया होता तो आप यूरिनेट करते हैं, चले जाते हैं।
तो आपकी बॉडी में तो अभी यूरिया ही नहीं है, तब भी आप स्वेटिंग कर रहे हो, तो दैट इज फॉर द पर्पज ऑफ टेम्परेचर रेगुलेशन, आपको ठंडा करने के लिए। आप जब ग्राउंड पे दौड़ रहे हो तो आप यूरिया नहीं निकाल रहे हो अपने बॉडी से, है ना। अगर आपको यूरिया निकालना होता तो आप बाथरूम चले जाते दौड़ते दौड़ते। तो जाड़े में जब आप स्वेटिंग करोगे तब कह सकते हैं हाँ वो यूरिया भी अपने साथ रखेगा। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? चलो सिंथेस, अरे यूरिया 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 और यूरिन अलग है यार, क्या यार। सेवेंथ, अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। बोलते हैं ना कि थोड़े देर जाके धूप में रहो, है ना, कहा जाता है ना, विटामिन डी मिलेगा। और इसको हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़े भी थे कि हाँ, अरे धूप तो गर्मी की भी है। अब तो ठंडी में आप खड़े होते हो क्योंकि आप ठंडी में गर्म होना चाहते हो, गर्मी में क्यों आप तपती धूप में खड़े हो गए, पर तब भी 6-7 बजे की धूप में खड़े हो सकते हो आप। हाँ क्या, थोड़ा तेज तो बोलो। रूम हीटर नहीं मिलेगा यार। और इसी का सिंथेसिस भी करता है ना, अब्जॉर्ब किया फिर सिंथेसिस किया। सिंथेसिस मतलब इसका प्रोसेसिंग की आपके बॉडी के लिए यूटिलाइज करने के लिए उसको, ठीक है। धूप से, हाँ। इसके जब, हाँ ले जाता कहाँ से, स्किन ही अब्जॉर्ब करती है, फिर सिंथेसिस करती है, फिर आपके बॉडी में छोड़ देती है उसको। फिर ग्रिप, ग्रिप में भी काम आता है। आप किसी को ऐसे पकड़ लो तो वो स्किन ही है जो आप उसको पकड़ने में काम दे रही है ना। हाँ देखो ग्रिप बन गई, ठीक है। तो ये 8 फंक्शन, वो रप्चर्स नहीं आते हैं, वो आपकी बॉडी पानी अब्जॉर्ब करती है, इस वजह से फूल जाती है। ठीक है, ये 8 हमारे फंक्शंस हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन में आपका 2 स्ट्रक्चर आता है। पहला दैट इज द स्किन प्रॉपर एंड सेकंड इज द डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन। हाँ मत मुड़ो यार तेजस। चलो अब स्किन प्रॉपर क्या होगी, जो असल में स्किन होगी, है ना। और डेरिवेटिव्स क्या होता है, जैसे होता है ना फॉर्मूला डिराइव कर लो, तो किसी को यूज करके आपने कुछ और डिराइव कर लिया। जैसे ये आपका हेयर, तो हेयर आपके स्किन से निकला है, हेयर इज नॉट द स्किन बट ये एक डेरिवेटिव है स्किन का, ठीक है। चलो एक एक समझते हैं। स्किन प्रॉपर में आएगा आपका 2, एपिडर्मिस दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर जो आपको दिखता है, एपिडर्मिस। एक्चुअली एपी मतलब ही होता है आउटर, तो आपके कोई भी एनिमल आप उठा लो, उसकी जो आउटर मोस्ट स्किन होगी आप उसको बोल देना दैट इज द एपिडर्मिस, है ना। पत्तियों में भी बोलते हैं एपिडर्मल लेयर, है ना। एपी मतलब आउटर, हाँ वेरी गुड। एपिथेलियल टिश्यू क्या, आउटर मोस्ट, है ना, गुड। और फिर उसके बाद डर्मिस, इसके अंदर वाली डर्मिस ना, स्किन के जस्ट नीचे वाली, ठीक है। तो दिस इज द आउटर लेयर, दिस इज द इनर लेयर। आरुष खूब उसको पीछे से तुम चुटकी काट लो। हाँ दिख रहा है बोर्ड से, बोर्ड से दिखता है रिफ्लेक्शन, पढ़े हो ना, है ना। ये 2 चीज हुई। अब डायग्राम से समझते हैं इस चीज को, यहीं पे ले लेते, साथ साथ समझ लेते। तुम लोग कुछ कॉपी भी कर रहे हो, साथ साथ की पॉइंट्स कॉपी करते रहो, बुक में देखोगे कंफ्यूज होगे बहुत ज़्यादा।
चलो PDF में शेयर करूंगा, साथ साथ कर लेना उसको भी घर जाके। हमेशा लिखते रहा करो, लिखने से याद होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, कौन सा वाला उठा ले? कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला उठा ले। नहीं है ज़रूर है बेटा। हाँ समझा देंगे, आपके में थोड़ा और ज़्यादा ही है। चलो और ज़्यादा वाला भी ले लेते हैं। ये तो दिख ही नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, इसी समझो। पेस्ट्री जैसा नहीं लग रहा है? चेरी ऑन द टॉप। चलो अब एपिडर्मिस पहले समझते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस में क्या आ जाता है? आपकी ये वाली लेयर, ये 3 लेयर दिख रही है ना। रुको कोई कलर्ड पेन यूज कर ले। ये वाली आपकी, अरे ये लेयर और ये लेयर, ये तीनों आती हैं आपकी एपिडर्मिस में। और तीनों का नाम क्या क्या है देखिए। सबसे ऊपर जो आपकी लेयर है दैट इज द स्ट्रैटम कॉर्नियम और ऑल्सो कॉल्ड द कॉर्निफाइड लेयर। कॉर्निफाइड लेयर, स्ट्रैटम कॉर्नियम, है ना। उसके बाद मिडिल लेयर को क्या कहते हैं? ग्रैन्युलर लेयर। अब देखो स्ट्रैटम कॉर्नियम ये नाम पड़ा है क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये बचाती है, ठीक है। और ग्रैन्युलर लेयर क्यों मिला है? क्योंकि देखो जो आपके बुक में डायग्राम है वो देखो ग्रैन्यूल्स जैसा दिख रहा है, थोड़े छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स। अरे पीछे कलर्ड भी है। तो ये ऊपर वाली और इसके नीचे देखो ये ग्रैन्यूल्स हैं। ये तुमको ब्लैक एंड वाइट में और अच्छा देखो, ग्रैन्यूल्स है ना, इसीलिए इसका नाम है ग्रैन्युलर लेयर। छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है, हाँ ना। ये प्रोटेक्ट करती है इसके नीचे वाली लेयर को, मतलब मैल्फिजियन लेयर को, थर्ड लेयर को। यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर पे होती है सारी डेड सेल्स। जब आप नहाते हो ना तो आप अपनी कॉर्निफाइड लेयर को ही साफ करते हो, यहीं पे जाके आपकी सारी धूल मिट्टी जमा होती है, ठीक है। इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती, इसको पेनिट्रेट करती है। तो अगर इसको पेनिट्रेट करती तब भी कोई बात नहीं, इसको भी कोई बात नहीं। यहाँ अगर यहाँ तक पेनिट्रेट की तब खून आना चालू होगा। मतलब अगर आपको कोई इंजरी हुई, कोई चीज़ आपको घुसी, तो आपकी अगर यहाँ तक पिन घुसी है तो आपको इतना डैमेज नहीं होगा। अगर आपकी यहाँ तक पहुँच गई, इसको काटी, तब जाके आपका खून आना चालू होगा। कभी कभी आप देखते हो कि आपको पिन चुभाई जाए पर आपका खून नहीं आता है। कभी ऐसा हुआ है? हुआ है ना, ठीक है। कभी कभी आपको स्क्रैच लगता है पर खून नहीं आता। जैसे अभी किसी भी चीज़ से स्क्रैच मारो, खून नहीं आ रहा है, मतलब इतना तेज़ मत मार ले। हाँ, आप लोग जब खुजलाते ही हो तो यही वाली लेयर बस उखड़ के आती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, है ना। और ये यही बनी होती है केराटिन से। ये डेड फाइब्रस लेयर होती है, केराटिन से बनी होती है। केराटिन से आपका हेयर भी बना है, आपके नेल्स भी बने हैं, ठीक है। ये डेड सेल्स होती हैं। तो देखो होता क्या है, रुक जा बता लेने दो। यहाँ पे मैल्फिजियन लेयर से सारी नई सेल्स बनती रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही, क्योंकि इसमें से सारी सेल्स बनती हैं, ऊपर जाती हैं, यहाँ पे बर्न आउट होती है और यहाँ पे सारी डेड सेल्स डिपॉजिट होकर एक टाइम के बाद आप उसको खुद ही
मतलब बॉडी फंक्शन करते हो, नहाते हो, तो आपकी वो हटती रहती है वाली लेयर। नहीं, ऊपर की एपिडर्मिस की सारी लेयर को मैल्फिजियन लेयर बनाती है। हाँ हाँ, कौन कौन सींग, हाँ 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 हाँ, केराटिन से बने होते हैं। ठीक है, ये 3 लेयर हुई। आप मैल्फिजियन लेयर को स्ट्रैटम मैल्फिगी भी कह सकते हो, स्ट्रैटम मैल्फिगी। ठीक है, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारी एपिडर्मिस ना। कॉर्निफाइड लेयर सबसे ऊपर, इसमें फ्लैट एंड डेड सेल्स होती हैं जिनको केराटिन से बनी होती हैं जो। दूसरी ग्रैन्युलर लेयर, ग्रैन्युलर नाम इसलिए क्योंकि वहाँ पे ग्रैन्यूल्स रहते हैं। तीसरी मैल्फिजियन लेयर, ये हाँ हाँ वेरी गुड। बाल जब आप निकालते हो तो देखो ये स्किन का डेरिवेटिव है, तो यहाँ बस जो आपका ये बल्ब पकड़ा रहता है ना, यही बस प्लक हो जाता है आपका, ये इसमें डैमेज नहीं आता क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है ही नहीं। जो वेसल्स है, जब वेसल्स फटेंगे तभी तो खून निकलेगा, ये वेसल्स फटी ही नहीं है, इस वजह से खून नहीं निकलता है। ठीक है, आप हाँ, ये आर्टरी और वेन है। रेड वाली आर्टरी होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ब्लू वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन ना। गुड क्वेश्चन। अब क्या बता रहे थे हम? हाँ, तीसरी मैल्फिजियन लेयर, इसको जर्मिनेटिव लेयर भी कहते हैं। जर्मिनेटिव क्यों? क्योंकि यही नई लेयर्स को जर्मिनेट कर रही हैं। ठीक है, कौन? नहीं बेटा, ये वाली लेयर कर रही है, बताया ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी ग्रैन्युलर इसी को प्रोटेक्ट करेगी। अब एक आपके बॉडी में जो आपके स्किन का कलर होगा उसको पिगमेंटेशन, कलरेशन कौन देगा? उसके लिए एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलेनिन। मेलानिन ना, मेलेनिन डिसाइड करता है कि आपके बॉडी का कलर क्या होगा, है ना। अब मेलेनिन अगर आपकी बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, मतलब आपका स्किन ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, तो आपका स्किन डार्क हो जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाएगा। आपका अगर मेलेनिन कम प्रोड्यूस हुआ, बताओ, हाँ, वाइटिश हो जाएगा। मेलेनिन कम नहीं कर सकते हो, जैसे मेलेनिन प्रोड्यूस हो गया, आपका स्किन का कलर आ गया, फिर जब आप ये स्किन एक टाइम के बाद ऐसे रब ऑफ करते रहोगे ना, नहाते रहोगे, और नया मेलेनिन नहीं प्रोड्यूस होने दोगे। मेलेनिन एक्चुअली ट्रिगर होता है आपके सनलाइट के एक्सपोजर से, है ना, सनलाइट के एक्सपोजर से। जो सनलाइट में यूवी रेज होती हैं वो मेलेनिन का सिक्रीशन, हाँ, मेलेनिन का सिक्रीशन बढ़ाती हैं ये, है ना, धूप। और बढ़ाती भी इसलिए है ताकि ये बचा पाए। मेलेनिन एक्चुअली एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर लेता है फिर स्किन के लिए। ठीक है, तो जो लोग बहुत धूप में काम करते हैं उनके लिए मेलेनिन प्रोड्यूस होता है ताकि उनकी स्किन डैमेज ना हो। जो आप देखेंगे जो बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं उनको आप धूप में उसमें धूल मिट्टी में भेज दो, है ना, जैसे लेबर जो होते हैं, जो लेबर्स होते हैं उनका तो जेनेटिक हो जाता है। जैसे इंडियन कोई है, उसका वीटिश, हम लोग इंडियंस को एक कलर दिया गया है जिसको कहते हैं वीट का कलर, और उसमें इश लगा लो। ठीक है, तो वीट का कलर आपको मिला है, वीटिश कलर ना। वीटिश कलर समझ गए ना, गेहूं का कलर जो होता है सांवला सा, ये कलर होता है। लेकिन जो आपका लेबर क्लास होती है वो आप देखेंगे दिन भर धूप में काम कर करके आप उनकी स्किन, उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो जाता है, और वो डार्क होने की मदद से उन लोग को बहुत एडवांटेज होता है। अब उनको आप कितने भी रफ एनवायरनमेंट में काम करवाओ, ठीक है, वो किसी भी रफ एनवायरनमेंट में जाके उनको कोई एलर्जी नहीं होने वाली। लेकिन वहीं आप दूसरी जगह देखो, किसी जो बच्चे होते हैं या फिर कोई बड़ा भी हो सकता है जो ज़्यादा कभी धूप में निकला नहीं, हमेशा गाड़ियों में घूमा है, अब उसको आप धूप में निकाल दो 1-2 मिनट के लिए तो उसको तुरंत एलर्जी हो जाएगी। अरे भैया हमको धूप से एलर्जी है, अरे हमको डस्ट से एलर्जी है, अरे हमको फूल से भी एलर्जी है। कुछ लोगों को फूल से भी एलर्जी होती है
कि अरे नहीं वो फूल हम सूंघ लिए तो एलर्जी, तो क्योंकि उनकी स्किन कभी इतना रफ या फिर उनकी स्किन में इतना मेलेनिन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। लेकिन वहीं आप लेबर को भेजो, उसको तो भाई वो तो धूल मिट्टी में लौटता ही है पूरे दिन, तो इतना मेलेनिन उसका प्रोड्यूस है नहीं, कितना हार्ड वर्किंग है। मैं मेलेनिन का यूज़ बता रहा हूँ, मैं मेलेनिन का यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो सबका अपना अपना भैया काम है ना। तो जो जितना डार्क है उसकी स्किन उतना ही ज़्यादा रफ एनवायरनमेंट को झेल सकती है ना, समझ रहे हो। वहाँ पीछे से जोक भी चलता रहता है धीमे धीमे, ठीक है। अब मेलेनिन से रिलेटेड दो अबनॉर्मल डिजीजेस भी होती हैं, या फिर अबनॉर्मल कंडीशन बोलना ज़्यादा सही वर्ड होगा। अबनॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ। पहली होती है जिसका नाम है ल्यूकोडर्मा और ऑल्सो कॉल्ड द विटिलिगो। ल्यूकोडर्मा ऑल्सो कॉल्ड द विटिलिगो, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बंदे के स्पॉट्स होते हैं जहां पे मेलेनिन प्रोड्यूस हो जाता है या फिर मेलेनिन नहीं बंदा बंदी दैट इज मतलब एक सेक्सुअल उस पर नहीं जा रहे हैं, एक कोई भी ह्यूमन आप ले लो जिसमें पिगमेंट्स कहीं कहीं पे आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, कहीं पे कम। तो आप देखते होंगे कुछ लोग को कि उनका कहीं कहीं पे डार्क स्पॉट्स रहते हैं उनके बॉडी पे, तो वहाँ पे मेलेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। और कहीं कहीं पे आप देखोगे कि पूरी बॉडी डार्क है और कहीं कहीं पे वाइट स्पॉट्स हैं, तो वहाँ पे मेलेनिन कम प्रोड्यूस हुआ है। हाँ नहीं, कुत्ते का ऐसा नहीं होता, वो उनका हेयर कलर होता है, उनका स्किन कलर नहीं होता है। तो ये ल्यूकोडर्मा होता है। और दूसरा जिसका नाम है एल्बिनिज्म, इसमें हाँ नहीं उसमें भी मेलेनिन का हिस्सा है। जैसे आपका ब्लैक, आपका बाल का कलर ब्लैक है तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेलेनिन, मतलब आपका हेयर, क्योंकि हेयर भी देखो आपका स्किन का ही पार्ट, स्किन का ही डेरिवेटिव है हेयर। अब वो जेनेटिक होता है, जैसे इसी का बाल है। हाँ नहीं हम भी हैं। हाँ तो जैसे देखो जिनका भी वाइट हेयर हो जाता है उनका हेयर में मेलेनिन का अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स जब एज करते हैं, आपके टीचर्स जब एज करते हैं, एज मतलब नहीं बुढ़ाना नहीं, जब बड़े होते हैं, है ना। चलो नहीं तो आपके पेरेंट्स की बात हो रही ना, आप पेरेंट्स के लिए यही बोलेंगे, पेरेंट्स आप बूढ़े हो रहे हो, घर पे जाके बोलोगे कि मम्मी आप तो बूढ़ी हो रही, तो मम्मी से आज जाके बोलना कि मम्मी आप तो बूढ़ी हो रही हैं, चांटा खाओगे। हमेशा बोला जाता है कि आप एज कर रहे हो। अच्छा आई एम सॉरी फिर। दूसरा एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में ही ये मेलेनिन नहीं प्रोड्यूस होता है ना। और ये दोनों कंडीशंस के लिए, मतलब एल्बिनिज्म अभी तक समझ नहीं पाए इसके पीछे रीजन क्या है ना। एल्बिनिज्म में क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी में ही नहीं प्रोड्यूस होता है मेलेनिन, ठीक है। तो पूरी बॉडी ही बहुत वाइटिश होती है, कितना भी धूप में चले जाए वो वाइटिश ही रहेगी, है ना। तो वो किस लिए, क्योंकि मेलेनिन नहीं प्रोड्यूस हुआ और इसके पीछे का रीजन नहीं पता है, अननोन रीजन। चलो ये हुआ हमारा एपिडर्मिस। अब आ जाते हैं डर्मिस पे। देखो डर्मिस इसी के जस्ट नीचे का लेयर है, ठीक है। तो डर्मिस में आपके आ जाएंगे ब्लड कैपिलरीज और सेंसरी कॉर्प्यूसेल्स। जैसे आपका ये ब्लड कैपिलरीज और यहीं पे सेंसरी कॉर्प्यूसेल्स भी होते हैं जो आपको सेंस करने में मदद करते हैं। कुछ भी आपको चुभा, कोई हीट आई तो सेंसरी कॉर्प्यूसेल्स, ये भी डर्मिस का पार्ट है। तो ये लेयर होती है जस्ट एपिडर्मिस लेयर के नीचे, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल टिश्यू होती है, इलास्टिक फाइबर कह सकते हो आप लोग। फिर आते हैं
डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन पे। अब जो बचा है ना इस स्किन में वो डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन है, जैसे कि देखिए डर्मिस क्या बताया, ये है डर्मिस, ये। अब आपका जो डेरिवेटिव्स है उसमें क्या आ जाएंगी, स्वेट ग्लैंड्स है ना, ये एडिपोस टिश्यू, ये नीचे सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड आपका ऑयल सिक्रीट करता है। ऑयल्स भी क्यों सिक्रीट करता है कि आपका वाटर का इवेपोरेशन रोक पाए। तो इसीलिए जाड़े में आपका स्किन ऑयली हो जाती है ना, क्यों, ताकि इवेपोरेशन रोक पाए, आप ज़्यादा अपना स्वेटिंग ना करो, क्योंकि स्वेटिंग करोगे आपके बॉडी का टेम्परेचर गिर जाएगा, है ना। फिर आपके उसी में डेरिवेटिव्स ऑफ द स्किन में हेयर भी आ जाएगा। हेयर का भी, हेयर का ये हेयर शाफ्ट है जो निकला हुआ है, हेयर शाफ्ट। फिर ये हेयर बल्ब है। हेयर बल्ब नाम इसलिए दिया क्योंकि आप हेयर प्लग करो तो आप देखोगे लास्ट में वाइट वाइट कलर का होता है, तो हेयर बल्ब। और ये जहां पे जुड़ा होता है इसको क्या कहते हैं, हेयर फॉलिकल। ये जब आपका हेयर फॉलिकल लूज हो जाता है ना तो ये हेयर बल्ब उसी में से निकल जाता है। हेयर फॉलिकल कैसे वो किया जाता है? फिर से स्ट्रॉन्ग, आप अपने स्किन को अच्छा न्यूट्रिशन देंगे ना तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगी हेयर फॉलिकल। आप जितना, नहीं ज़रूर काम आता है वो, आपकी स्किन उसमें से ज़रूरी जो मिनरल्स है उसको अब्जॉर्ब करती है ना। आपकी अगर स्किन हर जगह से बहुत ही, जैसे आपका अच्छा रिच सप्लाई ऑफ ब्लड है तो खुद ही स्किन एकदम कॉम्पैक्ट रहेगी, तो इसको खुलने का जगह नहीं मिलेगा। जहां आपने अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दिया ये लूज हो जाएगी। फिर उसके नीचे ही एडिपोस टिश्यू। देखो एडिपोस टिश्यू में ही आपका फैट जमा होता है, ये लिखा है ना, फैट यहीं पे जमा होता है। हाँ, फैट कैसे रिलीज करोगे, डिक्रीज, आप एक्सरसाइज करो फैट आपका बर्न हो जाएगा। फैट क्या है, आपका फैट एक सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, एक स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। जब आपकी बॉडी में से सारा कार्ब्स यूज हो गया एनर्जी के लिए तो आपकी बॉडी में से फिर ये यूज किया जाता है, आपके स्किन से बोला जाता है अब मेरा सोर्स तो खत्म हुआ। आप खाना खाए, दिन भर काम कर जा रहे हो, पर खाना तो आप उतना ही खाए जितना 2 घंटे काम करोगे, लेकिन आप 10 घंटे काम कर रहे हो, तो 2 घंटे काम करने के बाद जो, हाँ बैकअप एनर्जी, जैसे इन्वर्टर नहीं होता तो इन्वर्टर ही है ये। तो जब आपकी लाइट चली गई, जब आपका 2 घंटे का काम का एनर्जी यूटिलाइज हो गई, तो फिर आपके स्किन में से हर जगह से फैट्स फिर डिसॉल्व होना चालू होते हैं कि फैट्स की एनर्जी अब हम लोग यूज़ करेंगे, और तब जाके बंदा या बंदी पतली होती है। क्या बना लो, यहाँ पे देखो ये जो मसल है ना, ये है ना, देखो ये मसल है ना, ये इरेक्टर मसल है। आपके हेयर को ये इरेक्ट करने में मदद करती है। आप देखते हो कभी कभी आपको गूज़बम्स आ जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं ना, तो यही मसल्स इनको स्ट्रेटन इरेक्ट करने में मदद करती है। इन्हीं को हेयर मसल्स कहते हैं, इरेक्टर मसल, सॉरी इरेक्टर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे इरेक्टर मसल्स उतनी आपकी ऐसे कह लीजिए उतनी डोमिनेंट नहीं होती हैं इरेक्टर मसल्स आपके हेयर में, ठीक है। हाँ, तो तब, क्योंकि तब वो डॉर्मेंट स्टेट में, जैसे सीड भी होता है ना, पानी में रखो तो वो भी एक्टिव हो जाता है, तो वैसे ही उतना होने के बाद ये मसल भी टाइट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इरेक्टर मसल ऑफ द हेयर आपके बाल को इरेक्ट करने में मदद करता है। जैसे ऐसे रहता है, अब ग्रेविटी है तो वेट की वजह से ऐसे रहेगा। जब आपको कोई इमोशन मिलता है तो इरेक्टर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और इसको इरेक्ट कर देती है, तो इसलिए आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, इमोशन, खुशी या दुख कुछ भी हो सकता है, डर भी हो सकता है। ठीक है, ये हुई हेयर की बात। और यही जो आपका गूज़बम्स होते हैं ना, इसी को हम लोग पाइलो इरेक्शन कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, दिस इज द स्वेट ग्लैंड।
हाँ ये हमारी नर्व है, दिस इज आवर नर्व है, ये आपका सेंस करने में मदद करती है कोई भी सेंसेशन। पैपिला ये है, ये जो ऐसे ऐसे गया है ना, यही पैपिला है। पैपिला में ही तो आपका हेयर बल्ब आके रुकता है ये, और फॉलिकल इसको रोकता है ये, अरे स्ट्रक्चर है ये। तो ये जो ऐसा पार्ट गया है ना, यही है पैपिला, ऐसे वाला पार्ट, ठीक है। अब सेबेशियस ग्लैंड की बात करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड मैंने बोला इसका काम होता है कुछ सिक्रीशन सा, है ना। तो इसी के काफ़ी स्पेशल सिक्रीशंस भी होते हैं, जैसे सेबेशियस ग्लैंड मेनली ऑयल सिक्रीट करता है ना। फिर जो स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट करेंगे, है ना, सिक्रीट स्वेट। सेबेशियस ग्लैंड ऑयल, इसका यूज मैंने बता दिया। ऑयल सिक्रीट करने का यूज क्या है, बताओ, ऑयल सिक्रीट करने का यूज क्या है? हाँ वेरी गुड। इसीलिए आप देखोगे ठंडियों में आपको पिंपल्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि हाँ तो वो तो आपकी अभी प्यूबर्टी हिट कर रही है, लेकिन नॉर्मली ठंडियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सेबेशियस ग्लैंड में ऑयल स्टोर होता जाता है। और आपका ये जो ऑयल होता है, जैसे पिंपल होता है, तो जब वो फटता है, आपने अगर फाड़ा उसको, तो अंदर देखोगे ऑयल निकलेगा, है ना, उसी को सीबम कहते हैं। हाँ, दैट ऑयल इज द सीबम, SEBUM, यही अंदर स्टोर हो जाता है। हाँ, ब्लड भी रह सकता है। वैसे जब पिंपल होता है तो उसमें तो ब्लड नहीं रहना चाहिए, और जब आप फोड़ते हो तो उसमें से वेसल्स भी कुछ फट जाती हैं, मगर मेनली उसमें सीबम ही स्टोर होता है। फिर उसके बाद इसमें एक ग्लैंड नहीं बताया, दैट इज द मैमरी ग्लैंड। मैमरी, ज़्यादा ही राइटिंग खराब हो गई। मैमरी ग्लैंड को जानता है? ये ग्लैंड आपके रिलेटेड है फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क, है ना, और ये दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, मेल फीमेल दोनों में। लेकिन मैमरी ग्लैंड, देखो ग्लैंड जब भी होता है, ग्लैंड आपको पता है इसका मतलब है कुछ सिक्रीट करना आपके बॉडी में, है ना। ये हार्मोन भी सिक्रीट कर सकता है, ऑयल भी, एंजाइम भी, कुछ भी, ठीक है। तो जैसे सेबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीट किया, स्वेट ग्लैंड स्वेट सिक्रीट किया, मैमरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, मिल्क। ये दोनों में ही है। हाँ, ये स्किन का ही पार्ट है, अब स्किन तो मेल फीमेल दोनों में है, तो मैमरी ग्लैंड आपका दोनों में ही है, मेल में भी है फीमेल में भी है। लेकिन मेल्स में इट इज ऑन अ डोरमेंट साइड, है ना, इसको डोरमेंट रखा जाता है। डोरमेंट मतलब नॉट एक्टिव, और ये एक्टिव होती भी नहीं है, ठीक है, पर प्रेजेंट होती है मेल्स में भी, बता रहे बेटा। अब ये फीमेल्स में ही एक्टिव होती है, तो जब वो मदर रीच एट द एज ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं और दे आर प्रेग्नेंट, तो बेबी को मिल्क फीड करने के लिए ये काम आती है। तुम लोग तो बेटा देखो, नहीं, ये सब चीज़ें तो स्कूल में इग्नोर कर दी जाएंगी, लेकिन करना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, अब ये फीमेल्स का है। अब फीमेल्स में क्या होता है, ये है अपनी मैमरी ग्लैंड, ये ना, और ये मैमरी ग्लैंड इनके में बहुत एक्टिव होती है, तो इसी में ये बड़ी हो के आपके वुमेन में ये ब्रेस्ट का शेप ले लेती हैं, ठीक है। और इनकी एंड ओपनिंग जाती है आपके इस पार्ट को कहते हैं निपल, ठीक है, और यहीं पे बेबी सक करता है मिल्क को। मगर ये हर टाइम मिल्क नहीं इजेक्ट करेंगी, जब वो प्रेगनेंसी हिट करेंगी तब जाके ये रिलीज करना चालू करती हैं,
ठीक है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब जाके आपका मैमरी ग्लैंड मतलब इतने काबिल होता है कि वो मिल्क प्रोड्यूस कर पाए। अब सोचिए कितना मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी केपेबल है कि वो मिल्क तक सिक्रीट कर दे रही है। और जो हाँ मेल में डॉर्मेंट होता है ना, ये आपका जो मैमरी ग्लैंड है ये मेल में भी है और इसकी ओपनिंग भी जाके निपल में जा रही, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये डॉर्मेंट रहता है, मतलब नॉट एक्टिव इन मेल्स। इस वजह से इसमें मिल्क आपका मेल्स नहीं मतलब इजेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। और क्या बता रहे थे, कुछ तो बता रहे थे, आपने इंटरप्ट कर दिया। क्या बता रहे थे बताओ? चलो अब तुम लोग का घाटा, तुम लोग मिस कर दिए, ठीक है। तो समझ में आया मैमरी ग्लैंड? चलो हाँ, हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब जाके ये मैमरी ग्लैंड इतने हाँ मैं बता रहा था कि ह्यूमन बॉडी कितनी केपेबल होती है कि वो मिल्क तक सिक्रीट कर पा रही है, और एक ऐसा मिल्क जिसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। ये जो मिल्क मदर्स सिक्रीट करती हैं, एजेक्ट करती हैं, दैट इज मोर न्यूट्रिशियस दैन द मिल्क दैट द काउज आर इजेक्टिंग, है ना। तो इसी का मिल्क पाउडर भी बनाया जाता है ना। जब मदर्स एक स्टेज के बाद इतनी केपेबल नहीं रह जाती कि वो अब मिल्क सिक्रीट करे, इजेक्ट करे, तो फिर बच्चे को मिल्क पाउडर दिया जाता है। वो मिल्क पाउडर भी बनता है मदर्स मिल्क से, उसी को हम लोग पाउडर फॉर्म में, रॉ फॉर्म में बना देते हैं, ठीक है। चलो अगला ग्लैंड, अगला ग्लैंड है हमारा मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड, मीबोमियन ग्लैंड, ये आपके आईलिड्स में प्रेजेंट होता है, आपकी आईलिड्स में, है ना। और ये आईलिड्स में प्रेजेंट है तो आईज के सामने जो सिक्रीशन होती है ना फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ आईज, ये मीबोमियन ग्लैंड सिक्रीट करता है। और जब आप रोते भी हो तो यहीं से आपका आंसू निकलते हैं, टीयर निकलता है। हाँ, आंसू तो बेसिकली पानी और सॉल्ट है, तो आपकी बॉडी में, हाँ वाटर तो देखिए आपकी बॉडी ऑलरेडी वाटर रखी हुई है, ये मीबोमियन ग्लैंड भी वाटर थोड़ी स्टोर कर रखती है। तो जैसे आपका गूजबम्प्स में इमोशंस चाहिए ना, वैसे ही जब आप बहुत खुश होते हो, दुखी होते हो, डरे होते हो, तो ये मीबोमियन ग्लैंड भी रिलीज करती है इसको कि जितना आप रोना चाहो। नोबिता में तो क्या क्या? हाँ, क्योंकि देखिए ये आपकी कभी आईज ड्राई नहीं पड़नी चाहिए, है ना। ड्राई पड़ेगी तो दिक्कत आ जाएगी, इसी वजह से पूरे टाइम नहीं, वैसलीन मत लगा लो, आपकी बॉडी जानती है। नोबिता में तो सर ऐसे करके निकलता है। हाँ, तो उसका मतलब उसका मीबोमियन ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा पानी रखता है। हाँ, और भी बहुत सारे हैं, सिर्फ नोबिता ही नहीं। हाँ ये बात है, कोई गैजेट लगाया होगा। नहीं यार, धोखेबाज क्यों था? लास्ट ग्लैंड सेरी सेरुमिनस ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड ये प्रेजेंट होता है आपका ईयर में। तो जो ईयर वैक्स निकलता है ना, ये आपका आईज में, आईलिड्स में। हाँ, आप जब कान में आपका ईयरबड डालते हो तो आपके उस पर ईयर वैक्स निकलता है ना, तो वो यही सेरुमिनस ग्लैंड ही रिलीज करता है वो वैक्स भी, ठीक है। और वो भी बेसिकली आपके जो भी बॉडी में ऑयल्स होते हैं ना, वो रिलीज करते हैं। अब ये भी स्किन है, ईयर भी, तो उसमें भी आपका वाटर होगा, ऑयल्स होंगे, वही रिलीज करता है, वही डिपॉजिट होके ईयर वैक्स बन जाता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है ईयर में। तो ये याद करना, ये एक एक पॉइंट में आता है कि ये कहाँ पे होता है, मीबोमियन ग्लैंड, फिर सेरुमिनस ग्लैंड, तो बता लेना ये आईलिड्स में होगा, ये ईयर्स में होगा, और सेबेशियस ग्लैंड पूरे स्किन में होगा, स्वेट ग्लैंड पूरे स्किन में होगा, ठीक है।
अब अगले क्लास पे इसको ख़त्म कर लेंगे, बस स्किन एंड हीट रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बहुत ही ईजी है कि टेम्परेचर रेगुलेट कैसे होता है। क्योंकि आपने लार्जर सरफेस एरिया पे नस काटा है ना, तो ज़्यादा ही नसें कट गई हैं। जब आपने चुभाया है कुछ, तो सिर्फ एक नस का थोड़ा सा पार्ट में गया है। तो जब आप लार्जर सरफेस एरिया काटोगे तो बहुत सारी नसों से खून निकलेगा, है ना। यहाँ से ज़्यादा क्यों निकलता है? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टरीज है ना आपकी, आर्टरीज में बहुत प्रेशर होता है ब्लड का, तो और वो आर्टरीज यहाँ पे बहुत ऊपर साइड होती है, पूरी बॉडी में अंदर अंदर होती हैं ऊपर वेन्स, लेकिन यहाँ पे आर्टरीज भी थोड़े आउटर साइड होती हैं। तो आप अगर थोड़ा गहरा कट मार दो तो वेन्स के साथ साथ आर्टरीज भी कटती हैं और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लॉस होता है। इसीलिए अगर आपने इसको काट के, हाँ, आपका ऑक्सीजन बॉडी में नहीं पहुँचा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, इसीलिए डेथ हो जाती है अगर इसको रोका ना गया तो। बताया तो, क्योंकि यहाँ पे आर्टरीज थोड़ी ऊपर होती हैं। अरे ये तो गला तो अलग ही चीज़ है, गला तो कहीं भी, पूरा नहीं ब्रेक करके। हाँ, क्योंकि यहाँ नेक भी, यहाँ बाहर कहीं कहीं स्पॉट्स पे आर्टरीज बहुत ही बाहर होती हैं। यूजुअली मैं बता रहा हूँ, जैसे वेन्स और आर्टरीज का कॉन्सेप्ट जानते हो, वेन्स कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब, अरे सुनो तो पहले, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो ब्लड हमारे लिए उतना यूज़फुल नहीं है। और एक होती है आर्टरी, वो रखती है अपने साथ ऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये जब आप काटते हो पूरी बॉडी में, तो ऊपर साइड स्किन पे होती है वेन्स, तो वेन कटे कोई बात नहीं, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लॉस हो रहा है कोई बात नहीं। तो आपका डार्क ब्लड होता है ना, गाढ़ा ब्लड, वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो बहुत ब्राइट होता है, एकदम चटक उसका कलर होता है। तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो अब कहीं कहीं पे क्या होता है, आर्टरीज वैसे बहुत अंदर दबी होती हैं स्किन के, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको बहुत प्रोटेक्शन मिली है, जैसे आपका ब्रेन स्कल की प्रोटेक्शन मिली। तो आर्टरीज हर जगह बहुत नीचे होती है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा ऊपर होती है, जैसे आपके हाथ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ, आप पूछिए। नहीं नहीं, वो वेन के ऊपर बाल नहीं है, वो आपका डेरिवेटिव्स है, मतलब स्किन के ऊपर बाल है। तो जो स्किन खींचते हो उससे वेसल्स नहीं फटती हैं, है ना। चलिए ख़त्म करते हैं, कोई और डाउट?